हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कि एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं, क्या उसका एक सिद्धांत है कि हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज है एक फार्मेसी फील्ड में। और हमने सिलेबस डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू पीसीआई कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। एक एरर्स को हम बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि एक ये मिस्टेक है, एक गलती, या उसको हम और सरल शुद्ध हिंदी में बोलें तो एक त्रुटियां। कोई भी एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, हम कोई ड्रग बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एरर्स आ जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर ड्रग पे, वो ही हमें पढ़ना है। तो सिंपल वर्ड्स में हमने अभी बोला कि एरर्स को एक मिस्टेक, एक त्रुटि या एक गलती कहते हैं। अब they are basically caused by fault in the analytical procedure or the instruments used in the analysis. For example, हमने एक ड्रग बनाने का डिसाइड किया कि हमने एक ये ड्रग बनानी है, तो उसका जो एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें उस प्रोसीजर में एक मिस्टेक हो सकती है या हमसे कोई एरर आ सकता है, या जो हम इंस्ट्रूमेंट उस एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मींस कि इक्विपमेंट्स या मशीन्स जो हम यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई फॉल्ट हो सकता है, उनके द्वारा कोई एरर आ सकता है। तो दो मेन टाइप के एरर्स हो गए हमारे कि या तो जो हम एक ड्रग बना रहे हैं उसमें जो एनालिटिकल प्रोसीजर या प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें फॉल्ट हो सकता है, या जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनमें कोई फॉल्ट हो सकता है, उनके द्वारा कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक या एरर आ सकती है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स, कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, दो प्रकार के एरर्स होते हैं। पहला डिटर्मिनेट एरर और दूसरा इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर ये कहता है कि ये नॉन एरर्स होते हैं, यानी कि हमें पता होता है या हमें ज्ञात होते हैं, जिन पे हम काबू पा सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी एक ड्रग हम बना रहे हैं, उसमें जो एरर्स सामने हमारे आ रहे हैं वो हमसे नोन है, और जब हमें पता लग गया है कि ये एरर हो गया है तो उस पे हम काबू पा सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पर्सनल एरर्स या इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इनडिटर्मिनेट एरर्स, कोई हम एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे थे, कोई ड्रग बना रहे हैं, उसको उसका जो प्रोसीजर है हम उसे बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें एक एरर आ रहा है। ये रैंडम एरर्स अकर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। एक ड्रग बना रहे हैं, पता चला उसमें कोई एरर आ गया, जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए था वो नहीं आया, ठीक है। अब हम उस प्रोसीजर को हमने दोबारा रिपीट किया, फिर भी नहीं आया कोई रिजल्ट। अगेन हमने एक बार और तिबारा, फिर चौबारा, फिर एक बार, और ऐसे ही हमने एंड्स ऑन करते करते 10 से 12 बार हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया, बट हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें रैंडम एरर्स आ रहे हैं जो कि हमें अननोन है, जो हमें नहीं पता। और जब हमें नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए वो एरर्स, तो उन पे हम काबू नहीं पा सकते, वो अनकंट्रोलेबल एरर्स हैं, यानी कि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या डेफिनेशन वहां पर लिख के आनी है, अब वो देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एरर इज अ मिस्टेक। अभी मैंने बताया था, हमने पढ़ा था कि एरर्स सिंपल साधारण भाषा में एक मिस्टेक है, यानी कि एक गलती, जिसको हम त्रुटि भी कह सकते हैं। They are basically caused by fault in the analytical procedure or the instrument used in the analysis। जो एक हम फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए, तो उसमें फॉल्ट्स आ सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा या जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसके द्वारा। टाइप्स ऑफ एरर, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर की डेफिनेशन, दे आर दोज एरर्स दैट आर नॉन एंड कंट्रोलेबल एरर्स। एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट एरर्स एंड पर्सनल एरर्स। यानी कि जब कोई हम एक फार्मास्यूटिकल
प्रिपरेशन बना रहे हैं, कोई ड्रग बना रहे हैं, तो उस वक्त जो एरर्स आ रहे हैं, जो हमें नोन है, हमें ज्ञात, हमें पता है, और जब हमें पता लग गया है कि इसमें एरर्स आ गए हैं, तो उन पे हम काबू पा सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट एरर्स और पर्सनल एरर्स। इनडिटर्मिनेट एरर्स क्या कहते हैं? These are random errors which are caused by uncontrollable or unknown fluctuations in variables that may affect experimental result। एक जो हम पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल ड्रग बना रहे थे, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारी चल रही है, एक प्रोसीजर, तो उस दौरान जो हम एक बार बार प्रोसीजर को रिपीट किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज की रैंडम एरर्स उसमें आ रहे हैं, जो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो उस वक्त एरर्स आ रहे हैं उसमें एरर्स अकर हो रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं, जिसके कारण हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा या फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहा, वो हमें अननोन है, हमें नहीं पता, हमें ज्ञात नहीं है। अब जब वो एरर्स अननोन है तो उन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अनकंट्रोलेबल एरर्स हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एरर्स। सोर्सेज मीन सूत्र, कि किन किन सोर्सेज से या किन किन सूत्रों के द्वारा एरर्स हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एंटर कर सकते हैं। एक जो हम ड्रग बना रहे हैं उसमें कैसे एरर्स अंदर आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मींस कि जो मशीन्स या इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं एक ड्रग को बनाने में, जो भी मशीन्स उसमें यूज्ड होंगी, क्या पता उनके द्वारा कोई एरर आ जाए। जैसे आप कोई ड्रग बना रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे उनको हमें वेट करना पड़ेगा, यानी कि उनका वजन नापना पड़ेगा, उनको तोलना पड़ेगा कि जी एक 650 mg की हमें 1000 टैबलेट्स बनानी है, तो अब एक टैबलेट में तो 650 mg है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के टोटल उसका एवरेज जो निकला वो 650 mg डोज आ रही है। अब 1000 टैबलेट है तो उसके लिए हमें डोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स का एक यूनिफॉर्म वो निकालना पड़ेगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना कितना यूज होगा 1000 टैबलेट्स के लिए। तो अगर वेइंग में कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा जो है एक एरर आ जाएगा, जिसके कारण हमारा फाइनल प्रोडक्ट ठीक से नहीं बन पाएगा। सेकंड, रॉ मटेरियल एरर, यानी कि रॉ मटेरियल्स बेसिकली सिंपल सरल भाषा में बोलें तो इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज करते हैं एक ड्रग को बनाने के लिए, चाहे एक ड्रग बनाने में हमें 7 इंग्रेडिएंट यूज करने पड़ रहे हैं, 10, 20, 50, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स हमारे फाइन क्वालिटी के नहीं है, इंग्रेडिएंट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो एरर्स का आना लाजमी है, जिसके कारणवश हमारी जो ड्रग जो हम बना रहे हैं वो ठीक से नहीं बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिएजेंट एरर्स। रिएजेंट एरर्स मींस कि जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने में, यदि वो फाइन क्वालिटी के नहीं हुए, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए, या हमने उनको एप्रोप्रिएट मात्रा में, एप्रोप्रिएट वैल्यू में उनको नहीं डाला, तब भी हमारी ड्रग ठीक से नहीं बनेगी और वो भी एरर में ही काउंट होगा, जिसके कारणवश हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल प्रोडक्ट एरर। फाइनल प्रोडक्ट की वजह से जो हमने एक ड्रग बनाई, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यदि उसमें भी कुछ एरर हुआ फाइनल प्रोडक्ट में, चाहे वो किसी भी कारणवश रहा हो, इंस्ट्रूमेंट की मदद से रहा हो, या उसमें जो हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, इंग्रेडिएंट्स यूज किए उनकी वजह से रहा हो, या रिएजेंट्स की वजह से, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आया वो भी फाइन नहीं होगा। इट मींस कि वो भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो एक हमें चाहिए था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए था उस पर्टिकुलर ड्रग का, जिसके लिए हमने पूरी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, तो उस फाइनल प्रोडक्ट के खराब होने की वजह से, उसमें एरर की प्रेजेंस होने की वजह से पूरा बैच हमारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टोरेज एरर। अब स्टोरेज एरर में भी दो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली, जो हमने ड्रग बनाई है, जो दवा हमने बनाई है, उसके लिए जो हम स्टोरेज कंडीशंस यूज करेंगे या स्टोरेज कंटेनर्स यूज करेंगे, पहला तो वो। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन। जब एक कंपनी को ऑर्डर देता है, कोई स्टॉकिस्ट है या कोई आपका फार्मेसी स्टोर वाला, यानी कि सिंपल मेडिकल स्टोर वाला है, उसने ऑर्डर दिया कंपनी को कि मुझे इतनी 1000 बॉक्सेस चाहिए इस पर्टिकुलर दवा के, उस पर्टिकुलर ड्रग के,
तो कंपनी उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवाएगी उस तक, फाइनल उसकी जो डेस्टिनेशन है जहां उसे पहुंचना है। तो उस कंपनी से लेके उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो एक ट्रांसपोर्ट टाइम होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हुआ, उनकी हैंडल विद केयर नहीं की गई, तो ड्रग हमारी खराब हो सकती है। जैसे जो अगर ग्लास की बॉटल्स हैं, कंच की शीशियां जिनमें हमारी ड्रग भरी हुई है, सिरप है या हमारे इंजेक्शंस के एम्प्यूल्स हैं, तो वो टूट जाएंगे, उनमें लीकेज हो सकती है, उनमें ब्रेकेज हो सकती है। दूसरा, जो हम बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं, चाहे हम सिरप्स के लिए यूज कर रहे हैं या हम टैबलेट या कैप्सूल के लिए यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो भी खराब हो सकती हैं, उनकी सीलिंग हट सकती है। और ट्रांसपोर्ट की वजह से अगर ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हुई, हैंडल विद केयर नहीं हुआ, तो जो हमारी टैबलेट कैप्सूल जिनकी स्ट्रिप्स प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को यूज करके हुई हैं, वो भी खराब हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से टैबलेट या कैप्सूल्स का चूरा हो सकता है, कैप्सूल्स की जो एक दूसरे की जो लेयर्स हैं वो हट सकती हैं, और फाइनल जो उसके अंदर प्रोडक्ट होता है, कैप्सूल के अंदर जो ड्रग होती है, वो बाहर आ सकती है। और स्टोरेज कंटेनर्स या स्टोरेज कंडीशंस, स्टोरेज कंटेनर जो हम यूज करते हैं, चाहे हम बॉटल्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं या ग्लास एम्प्यूल्स यूज कर रहे हैं इंजेक्शंस के लिए, तो अगर उनमें ही पहले से ब्रेकेज है तो एरर उसके अंदर आ गया, यानी कि वो एरर हमारे कारण आया। ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशंस हमें प्रॉपर मेंटेन करानी है और ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कोई एरर ना आ जाए हमारी किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल ड्रग या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पे। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादातर होता है, मैनुअल एरर, या मैनुअल एरर को हम पर्सनल एरर भी कह सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज की ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स कि हमें नॉलेज नहीं थी। इसका एक सबसे सरल एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। हमें एक ड्रग बनानी है 650 mg की, पैरासीटामोल ही बनाना है, XYZ पैरासीटामोल बनाना है 650 mg का, और हमारे ऊपर ऑर्डर है 10,000 टैबलेट का कि 10,000 टैबलेट्स आपको बनानी है और सबकी डोज 650 mg होनी चाहिए। ठीक है, अब जो उसके लिए प्रोसीजर होना है, यूज करना है हमें, हमने वो नहीं पढ़ा, गाइडलाइंस नहीं पढ़ी कि हम आईपी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बीपी के या यूएसपी के लिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें यूएसपी के अकॉर्डिंग चाहिए, हमने यूएसपी के अकॉर्डिंग उसकी गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, ना हमने प्रोसीजर पढ़ा। जब प्रोसीजर ही नहीं पढ़ा है तो हमें ये भी नहीं पता होगा कौन कौन से इक्विपमेंट्स या मशीन्स यूज होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे उस पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए। ठीक है, जितनी मैन पावर लगेगी, किसको क्या क्या काम बांटना है, उसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, फार्मासिस्ट होंगे या इंजीनियर्स होंगे वहां पर मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या काम बांटना है। अब जब हम ड्रग बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बीच में बहुत एरर्स आएंगे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए, चाहे वो हमारी वजह से आए, पर्सनल एरर नॉलेज तो है ही नहीं, तो फिर तो एरर्स तो आने लाजमी है। और चाहे जो मैन पावर लगी हुई है उनके कारण है, क्योंकि जब हमें ही नहीं पता है क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे क्या ड्रग बनानी है, क्या इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो फिर तो एरर्स का आना लाजमी है। यदि 1% बाय चांस अगर वो ड्रग बन भी गई, तो जो 10,000 टैबलेट्स हमने बनाई हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी डोज की, कोई 650 mg की एक आध टैबलेट निकलेगी, अदरवाइज सारी सबकी 10,000 टैबलेट्स की जो डोज है वो अप एंड डाउन होगी, किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज हमारे पर्सनल एरर्स, यानी कि हमें नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद हमने उस ड्रग को बनाना उचित समझा। ठीक है, ये एक सबसे मेजर जो एरर आता है किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, वो हमारे कारण होता है मैनुअल एरर या हमारे पर्सनल एरर्स। एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिकली कोई भी हम एक फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाते हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन के लिए, तो हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो एक होना चाहिए एक्यूरेसी या रिलायबल होना चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हम ड्रग बना रहे हैं वो एक तो सटीक होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट, और जिस भी डिजीज के लिए हम उस दवा को बना रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, उस मर्ज पे जाके वो काम करनी चाहिए।
जो दवा हम बना रहे हैं एक तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी डोज है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। और जिस भी बीमारी के लिए हमने वो दवा बनाई है, वो मेडिसिन बनाई है, वो उस डिजीज पे, उस बीमारी पे जाके काम करे, उस पे रिलायबल हो, जिससे कि जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उस जो भी जिस भी डिजीज के लिए हमने वो दवा बनाई। सबसे पहला टर्म आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स सटीक, एकदम एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ड्रग बनानी है 650 mg की, और हमें दे दिया कि 10 लाख टैबलेट का बैच बनाना है, बहुत बड़ा बैच है, उसमें मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगी। तो हमने उन 10 लाख टैबलेट्स के अकॉर्डिंग हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए जो जो उस पर्टिकुलर ड्रग में लगने थे, इक्विपमेंट्स भी हमने रख लिए, सबकी वर्किंग चेक कर ली, सब प्रॉपर है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमने डोज कैलकुलेट करी, एकदम एक्यूरेट हमने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया, सारी गाइडलाइंस एकदम एक्यूरेट फॉलो की। तो जो हमारी 10 की 10 लाख टैबलेट्स बन के आएंगी, एक की भी डोज हमारी कम नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, सब एक्यूरेट 650 mg 500 mg जो भी हमें, जिस भी डोज के लिए हमें बनानी थी कि 500 mg रखनी है, 650 mg रखनी है, ठीक है। और एक टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन मींस कि एक हम प्रिसाइज्ड वैल्यू मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 12th में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लैब में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किया होगा। एक ब्यूरेट असेंबली होती है, उसमें नीचे कोनिकल फ्लास्क का बीकर रख लेते हैं, उसमें एक कंपाउंड होता है, और एक ब्यूरेट जो है हमारी, उसमें 50 ml तक एक कंपाउंड को भर देते हैं, जिससे टाइट्रेट कराना है वो। जैसे ही हमने ब्यूरेट की टैप ऑन की, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड यूज करते हैं, तो उसमें कलर चेंज होता है, जादू सा दिखता है ना कि भाई अभी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, और जैसे ही एक ड्रॉप गिरी उसकी ब्यूरेट में से, तो पिंक कलर आ गया, या येलो कलर आ गया, ब्राउन कलर आ गया, कलर चेंज हो जाता है, जिसको हम बच्चे आमतौर पर जादू कहते हैं। और जैसे शेक किया फिर से कलर गायब, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जब हमने उस ब्यूरेट में से जितना भी हमारा, एक जब तक फाइनल कलर नहीं आ गया, चाहे हमें वो लाइट पिंक लाना था, पर्पल लाना था, येलो लाना था, ब्लू लाना था, जो भी कलर उसका आना था, तो हम रीडिंग देख लेते हैं कि मान लिया 47.1 पे आई, या 47.3, तीसरी बार रिपीट किया तो 47.5, चौथी बार रिपीट किया तो 48 आ गई। तो ऐसे ही एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही। हमने देखा कि प्रोसीजर में क्या रखा है कि भाई 47 आनी चाहिए एकदम सटीक एक्यूरेट, बट वो नहीं आई। तो हम इन चारों का एवरेज निकाल लेते हैं, और जो भी एक एवरेज आएगा, टोटल करो पहले इसको, और उस टोटल को 4 से डिवाइड कर दो, तो जो भी एक 47 अगर आया तो उसको हम एक एक्यूरेट या प्रिसाइज्ड वैल्यू मान लेते हैं। ये हमारी प्रिसाइज्ड कहलाती है। अब क्या डेफिनेशंस होती हैं जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे, वो जरा एक बार गौर कर लेते हैं। एक्यूरेसी, accuracy is defined as refers to how closely measured value agrees with the correct value। यानी कि जो कैलकुलेशन हमने की है, जो एक पहले से ही कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है, तो जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट मैच हो रही है या नहीं। ऐसे ही प्रिसीजन, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। जो एक, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, उसको हम बार बार रिपीट कर रहे थे, तो जो वैल्यूज या जो रीडिंग्स आई, हमने उसमें एवरेज निकाल के उसमें हमने एक वैल्यू को एक प्रिसाइज्ड वैल्यू या एक एक्यूरेट वैल्यू मान लिया, ये प्रिसीजन कहलाता है। अब एग्जांपल लेते हैं। आपने ये साइन बोर्ड्स देखे होंगे जरूर, आर्चरी, धनुष बाण का कंपटीशन होता है ना ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में, हर जगह जो हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल, पहला और दूसरा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के एग्जांपल्स हैं। पहला ये साइन बोर्ड देखिए, टारगेट क्या है कि यहां पर हमें अपना टारगेट यानी कि तीर जो बाण है वो यहां आना चाहिए, बट जितनी बार भी सामने वाले कॉम्पिटिटर ने या सामने वाले इंसान ने जितने अपने बाण चलाए, तीर चलाए, वो सब टारगेट से अलग अलग जाकर लगे, तो ये एक प्रिसाइज्ड फॉर्म में है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल सटीक टारगेट जो उस बंदे ने सेट किया,
उस पर्टिकुलर इंसान ने सेट किया कि मुझे यहीं पे अपना तीर छोड़ना है, यहीं लगना चाहिए, तो तीनों के तीनों तीर इसके यहाँ पे लगे, ये एकदम एक्यूरेट सटीक। तो ये आपका एक्यूरेसी का एग्जांपल हो गया और ये आपका प्रिसीजन का एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी एकदम सटीक और प्रिसीजन यानी कि हम मान लेते हैं कि हाँ लमसम यहाँ पर आकर ये वैल्यू इतनी टिकेगी या ये वैल्यू इतनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी उन डिजिट्स के नंबर को बताती है, या वो उन नंबर की डिजिट्स होती हैं जो कि एक मेजर्ड या कैलकुलेटेड एक्यूरेट क्वांटिटी बताती हैं। जैसे कि हम कोई एक ड्रग बना रहे हैं और उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में लगेंगे, कितनी अमाउंट के केमिकल्स हमें चाहिए, मतलब जो केमिकल यूज करने हैं उनकी कितनी अमाउंट लगेगी, क्यों जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं उनकी कितनी मात्रा या अमाउंट लगेगी, तो उसको एकदम एक्यूरेट या उसकी एकदम कैलकुलेटेड क्वांटिटी बताते हैं, एकदम एक्सप्रेस करते हैं कौन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे माइंड में, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बता दी कि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है, अब ये कौन सी डिजिट्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सामने जो हमारे नंबर है या डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपको तीन सिद्धांत बताता हूं, तीन ऑब्जेक्टिव बताता हूं किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिनकी मदद से आप कभी भी जहां पे भी नंबर दिखेंगे आप उनको बता सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं है। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब की सब हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। अब 10 क्यों नहीं है, क्योंकि 10 जो एक 1 है और उसके साथ 0 मिलके 10 बना रहे हैं, तो 0 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है 1 to 9 11 to 19 21 to 29 31 to 39 41 to 49 एंड सो ऑन, जहां जिन जिन डिजिट्स के साथ 0 होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, और जिनके साथ 0 नहीं होगी वो सारी की सारी डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट, जिन भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल देखिए 101 101 305 709 1001 एक्सेट्रा, या आप 801 ले लीजिए, आप 907 ले लीजिए। ये नॉन जीरो डिजिट एक ये हो गई, एक ये हो गई, और जो बीच में 0 आ रहा है इन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट जो आपका पॉइंट होता है ना, जिसको हिंदी में हम दशमलव कहते हैं, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद अगर ट्रेलिंग 0 है, मींस कि 3 0 लगातार हैं और फिर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो दशमलव यानी पॉइंट के बाद अगर 3 लगातार डिजिट्स 0 हैं, ट्रेलिंग जीरोस कहलाती हैं, तो ये भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। और पॉइंट के बाद अगर आपकी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और लास्ट में 0 है, फाइनल 0 है, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगी वो 0। जैसे 1 2 3 4, ये चारों तो आपकी नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बाद में लास्ट में एक फाइनल 0 भी आ गया है, तो इसमें टोटल आपकी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आया। तीसरा पॉइंट बच्चों सिंपल सरल भाषा में समझो, ये कहता है कि पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद यदि 3 0 लगातार हैं यानी कि वो ट्रेलिंग 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। और पॉइंट के बाद यदि नॉन जीरो डिजिट्स के लास्ट में कोई फाइनल 0 है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। जैसे यहां एग्जांपल देखिए 118760, तो ये पांचों की पांचों नॉन जीरो डिजिट्स हैं और लास्ट में फाइनल 0 है। इट मींस इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहां देखिए पॉइंट के बाद लगातार 3 0 हैं और फिर एक आपकी
नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसमें टोटल आपकी 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ 3 जीरो है और लास्ट में एक फाइनल जीरो है, तो इट मींस टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 6 नॉन जीरो डिजिट्स के साथ एक फाइनल जीरो है, तो यहाँ 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना, 3 मेजर स्टेप्स या 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से, जिनसे आप ये बता सकते हैं कि ये डिजिट्स हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं है। पहला पॉइंट कहता है नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है, किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो अवेलेबल है, जीरो मौजूद है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तीसरा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद यदि ट्रेलिंग जीरोस हैं, 3 लगातार जीरोस हैं, या पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं और लास्ट में एक फाइनल जीरो है, तो वो ट्रेलिंग जीरो और फाइनल जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। अब एग्जांपल देखते हैं 12.548। इसमें पहला पॉइंट आपका फॉलो हो रहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो इसलिए यहां पर 5 फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट आपकी इसमें सिर्फ पहला वाला ही पॉइंट फॉलो हो रहा है। क्या सेकंड पॉइंट क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो नहीं है, और ट्रेलिंग जीरो के बाद जो पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोस होती हैं वहां पर 2 जीरो हैं, 3 जीरो नहीं है, तो इसीलिए पहला ही पॉइंट यहां पर एप्लीकेबल है, जिसके कारण 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड, इसमें आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट फॉलो हो रहा है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में भी एक जीरो अवेलेबल है और पॉइंट के बाद फाइनल जीरो भी अवेलेबल है, तो इट मींस टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4000। पहले पॉइंट ही इसमें एप्लीकेबल लग रहा है हमें, तो इसलिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर हम इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दें तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? इसको 4000 को 4.000 और इंटू 10⁻³ यानी कि 10 क्यूबिक, तो 4 को 4.00 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4000 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे? नॉन जीरो डिजिट एक है और पॉइंट के बाद 3 ट्रेलिंग जीरोस भी अवेलेबल हैं, पॉइंट के बाद तुरंत ट्रेलिंग जीरो अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है आपका, चाहे वो 1000 आ जाए या 2000 आ जाए या 3000 आ जाए, वहां पर आप एक सिग्निफिकेंट फिगर लिख के आएंगे तब भी आप ठीक हैं, और यदि आप 4 लिख कर आएंगे तब भी आप ठीक हैं। बट डिपेंड करता है मार्क्स पे। एक नंबर में है तो 1 या 4 लिखाओ, नंबर मिल जाएगा। यदि आपका 1 से ज्यादा मार्क में, 2 में या 3 में, ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसे एक्सप्रेस करके आना पड़ेगा। 1000 है तो 1.0030 लगातार इंटू 10⁻³, तब जाके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल हैं। समझे बच्चों? तीनों पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स हमारी हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में यदि जीरो अवेलेबल है, जीरो मौजूद है, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि पॉइंट के बाद यदि 3 जीरो लगातार यानी कि ट्रेलिंग जीरोस हैं, या पॉइंट के बाद फाइनल जीरो आ रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थैंक यू क्लास। होपफुली आपको ये लेक्चर में समझ आया होगा कि एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होते हैं। थैंक यू।